हेलो बच्चों, हेमलता, प्रंजल, राधे राधे भाई, जय हिंद, छाया, गुड इवनिंग, दीपिका, जैकी, शेरीवंश, हाउ आर यू? आ जाओ भाई जल्दी से। टेस्ट का सिलेबस बता देंगे भाई। नेक्स्ट संडे टेस्ट है। टेस्ट का सिलेबस आज बात कर लेंगे। रोज रोज मत मांगना फिर, है ना। आज अपन बात कर लेंगे, रोज रोज ना मांगे। टेस्ट का सिलेबस तो तुम्हें पता होना चाहिए। तुम अभी तक अगर ये नहीं समझ पाए तो लगता है कि तुम पढ़ते ही नहीं हो। तब तो मैं रूल बना दिया, मैंने टेस्ट सिलेबस को एक फॉर्मूले में सेट कर दिया, ठीक है ना। तो फॉर्मूले में सेट कर दिया तो आपको पता होना चाहिए क्या आने का, क्या आएगा। 12th टेस्ट सिलेबस क्या आएगा 12th में। चलो बताओ, आप खुद बताओ क्या आएगा। आप में से आप लोग बताओ क्या आएगा। मैं देखता हूं आप लोग क्या अभी तक समझ नहीं पा रहे क्या। सबसे पहले इलेक्ट्रो, उसमें से कुछ भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, मतलब आपको वो तो रेडी रखना है। मैंने पहले बोल दिया था, मैं एग्जाम के हिसाब से तैयार कर रहे हैं, वो तो है ही सही। प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो बड़ा था इसलिए उसको दो पार्ट में बांटा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बड़ा नहीं है इसलिए उसको मैं दो पार्ट में नहीं बांट रहा हूं, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट, और 12th में ही आएगा। प्लस अपना रे ऑप्टिक्स, सॉरी रे ऑप्टिक्स क्या, हाँ रे ऑप्टिक्स दे देते हैं अपन, रे ऑप्टिक्स। 12th में जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें से 50% तो ये रहेगा और 50% में ये दोनों रहेंगे, ठीक है। मोटा मोटा आइडिया है, ठीक है। और 11th में आपको क्या आएगा, आपका बेसिक मैथ प्लस वेक्टर की मैं बात कर चुका हूं, मतलब जो भी है सर बात कर चुके हैं, क्योंकि बताना मुझे होता है इसलिए मैं हमेशा ऐसे बोलता हूं कि मैंने बात कर ली। प्लस काइनेमेटिक्स की बात हो गई, काइनेमेटिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स तक बात हो गई बच्चों। काइनेमेटिक्स में सब आ गया भैया, प्रोजेक्टाइल मोशन और ये मोशन और वो मोशन सब आ गया। इसके बाद एनएलएम को ले लेते हैं अपन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम ले लेते हैं, ठीक है। एनएलएम ले लेते हैं। इसके बाद वाले में फ्रिक्शन आ जाएगा, उसके बाद वाले में फिर सर्कुलर मोशन ऐड हो जाएगा, तो इस तरह चलेगी, ठीक है। तो अच्छा भैया, ये 50% तो ये रहेगा। अच्छा 11th का भी तो वेटेज है, 11th का भी तो वेटेज है, तो देख लेंगे क्या कुछ रहेगा, देख लेंगे क्या कुछ रहेगा। 50% ये और 25% ये मिलके, और 25, इसको 25 कर दें, 50 को 25% ये और 25% ये, 50, 25, 25 ये रहेगा। करंट टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, वो हमेशा होता है, वो हमेशा होगा भाई, करंट टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए, तो 50% इससे आएगा, बाकी इससे आएंगे। आई होप आपको क्लियर है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा सर जी सेमीकंडक्टर नहीं आएगा, सेमीकंडक्टर आ गया ना यार, अभी बार बार नहीं देंगे, ठीक है। सेमीकंडक्टर आ चुका है अभी, है ना। अब मेन इसे फोकस करेंगे, फिर सेमीकंडक्टर जब इस लाइन में आएगा तो आ जाएगा। सेमीकंडक्टर हो गया अभी, ठीक है, उसको बार बार नहीं करेंगे। तो अब ये रेडी करें बच्चों, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई
बस ये लिस्ट बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। तो कभी भी अब आपको आधे से ज्यादा सिलेबस तो पता ही होता है, होना चाहिए हमेशा, ठीक है। आधे से ज्यादा सिलेबस आपको पता होना चाहिए क्या आएगा, बस ये लिस्ट बढ़ती रहेगी। तो ये टेस्ट सिलेबस, टेस्ट कब है? नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे क्या तारीख है भैया? आज 13 है, क्या डेट है नेक्स्ट संडे को? नेक्स्ट संडे को क्या आ रहा है? कहाँ गया भैया कैलेंडर? संडे 12 तारीख, 19 19 जनवरी 19 जनवरी टेस्ट सिलेबस अपन को दे दिया अपन, ठीक है। चलिए तो हम बात को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। हम जो बात कर रहे थे उसको आई होप आप लोगों ने, हाँ इलेक्ट्रोस्टैट मतलब इलेक्ट्रो ही है, ठीक है। मतलब पहली बार पढ़ रहे ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया। चलो अब अपन कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस बच्चों करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों का कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे अपन। पहले मैं क्वेश्चन मेरे पास हैं, भले ही मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा पहले पढ़ाऊं, ठीक है ना। मैं आपको क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा पढ़ा दूं। और चलो कुछ क्वेश्चन तो देख ही सकते हैं। बताओ, फोकस दूरी दर्पण की 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? सिंपल है तो कर लेते हैं यार। F बराबर R/2 होता है, तो R बराबर 2F होगा। 2F यानी कि 40 सेंटीमीटर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, वैसे सारे क्वेश्चन सिंपल ही है, फॉर्मूला बेस्ड, तो हम करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलिए तो ये अपना हो गया, ठीक है। चलो अब जो अपन पढ़ रहे थे, जो अपन देख रहे थे, पहले उस पर बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन हैं आज इसमें वो क्वेश्चन ज्यादा हैं जो नहीं पढ़ाया, मतलब जो आज मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद लास्ट के 15 मिनट में अपन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे एक बार, ठीक है। चलिए तो ये सब बात अपन होंगी। तो अपनी बात क्या आपने लिख कर प्रैक्टिस की अच्छे से? मैंने बात कर ली थी आपको इमेज फॉर्मेशन। पहला मैंने बात किया था किससे? अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से चित्र बनाए थे अपन ने, जिसमें लास्ट मैंने फोटो बनाया था आपको ऐसा कुछ। आई होप आपको याद होगा अच्छे से बच्चों। ये O था, ये F था, ये 2F था, या इन्फिनिटी होगा, और ये इसके बीच में कहीं ना होगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है इसको O1 बोलेंगे, ऑब्जेक्ट 2F और इन्फिनिटी के बीच में है तो उसे O2 बोलेंगे, ऑब्जेक्ट 2F पर है तो इसे O3 बोलेंगे, ऑब्जेक्ट 2F और F के बीच में है तो इसे O4 बोलेंगे, ऑब्जेक्ट F पर है तो इसे O5 बोलेंगे, ऑब्जेक्ट O और F के बीच में है तो इसे O6 बोलेंगे। ऑब्जेक्ट है, रियल में है, इसका मतलब इसको रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, इसको रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये रियल ऑब्जेक्ट है। अब हिंदी आप थोड़ा सा, है ना, वास्तविक वस्तु है, ठीक है। मैंने आपको सब लिख दिया, सब लिखा दिया पहले से, हिंदी इंग्लिश सब लिखा दी। मैं इंग्लिश वर्ड ही लिखूंगा यहाँ पर, इसलिए मैंने एक बार लिखा देता हूं मैं, ठीक है। चलिए अब इनकी इमेजेस आपको बच्चों याद होनी चाहिए फटाफट, मतलब वहां पर टाइम ऐसा नहीं एग्जाम में करने बैठ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ममता ने कहा सर आवाज नहीं आ रही। क्या आप लोगों को मेरी आवाज अच्छे से आ पा रही है? थंब दे दो, ताकि इन स्पैमर्स फिर मैं ध्यान नहीं दूंगा इन लोगों पे। आ रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। बाकी लोग जाए, उनका मतलब नहीं है। यस, O1 की इमेज को मैं बोलूंगा I1। कहां बनती है? फोकस पर। तो फोकस पर इमेज बनती है I1। I1 का मतलब O1 की इमेज I1। I1 का मतलब क्या हुआ? O1 की इमेज मतलब प्रतिबिंब, ये सब बता चुका हूं। चलिए O2, जब वस्तु अनंत और 2F के बीच में है तो इमेज क्या बनती है? F और 2F के बीच में, यानी कि यहां पे कहीं बनेगी I2 मतलब अब आप समझ गए O2 की इमेज, O2 की इमेज। चलिए मैं एग्जैक्ट ये नहीं बोल रहा हूं इसी बिंदु पर बनेगी, मैं बस ये बोल रहा हूं कि ये F और 2F के बीच में बनेगी। समझ पा रहे हो कि ये F और 2F के बीच में बनेगी। शिवम, आपको कुछ प्रॉब्लम है? आवाज आ रही है?
मैं आपको ब्लॉक करवा दूंगा, आप ज्यादा मत लिखो इस तरह से, ठीक है। चलिए बच्चों, बाकी लोगों का तो आवाज आ रही है। ये शिवम और इनको आप बोल दो कि भाई आप शांत रहो। ममता उधर मत मचाओ भाई यहां पे। ठीक है, आ रही है, ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ठीक है। अब इनकी प्रॉब्लम वही है, इनको जीवन में क्या करना है। चलो ठीक है। O3 2f पर है तो इमेज क्या बनती है, 2f पर ही बनती है और वस्तु के साइज के बराबर बनती है ना, ये इक्वल। तो यहां पे बनेगी I3 और I3। ऑब्जेक्ट जब 2f और f के बीच में होता है तो 2f और इंफिनिटी के बीच में इमेज बनती है, वो बड़ी बनती है, इसको बोलेंगे I4। ये बनती जा रही बड़ी। और ऑब्जेक्ट जब f पर होता है तो इमेज का बनती है, इंफिनिटी पर बनती है, बहुत बड़ी बनती है, इसको बोलेंगे I5 बनेगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। चलिए, जब ऑब्जेक्ट O6 F और O और F के बीच में बना है, जब इसके पीछे बना है तो मैंने क्या बना दिया था, आई थिंक बना दिया था पूरा। तो इमेज क्या बनती है, इमेज काल्पनिक बनती है बच्चों, और काल्पनिक और इधर बनती है ये। तो ये I6 बनता है, I6। ये वर्चुअल है, वर्चुअल का मतलब समझते हैं। मैं दो बार लिखता हूं, टाइम खराब होता है मेरा, इसलिए मैं एक बार ही लिखूं, ठीक है। काल्पनिक है ये, काल्पनिक है, ठीक है। बड़ी है, ठीक है। चलिए, और सीधी है। जबकि ये सब जो थी वो रियल ऑब्जेक्ट था, ठीक है। साइज धीरे धीरे बढ़ रहा था, ठीक है, और उल्टा था। सारी की सारी इमेज उल्टे हैं, उल्टी इमेजेस हैं। वस्तु जब रियल ऑब्जेक्ट जब पास आ रहा है तो इमेज कहां जा रही है, इमेज आपको दिख रहा है दूर जा रही है, ठीक है। तो इससे हमें एक बात समझ में आया, इससे हमें एक बात समझ में नहीं आया कि मुझे बताओ ये मिरर क्या करता है। ये मिरर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है। कब, जब वस्तु अनंत से f वस्तु हो और ये रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है। कब, जब f व o के बीच वस्तु हो। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बीच वस्तु हो, तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं सब लिख रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए, इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट की रियल भी बनती है, वर्चुअल भी बनती है। जबकि हमने मिरर में देखा था, प्लेन मिरर में, कि रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है, ठीक है। चलिए, ये कुछ बच्चों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है भाई, बाकी सबको तो नहीं हो रही। बाकी सबको आवाज आ रही है भाई, चेक करो आप अपना, बाकी सबको आवाज आ रही है भाई, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब ये अपने लॉस के लिए खुद जिम्मेदार है, ये अपने लॉस के लिए। चलिए, ये अपन ने ये बना लिया। यहाँ ऑब्जेक्ट कैसा था, रियल ऑब्जेक्ट। चलिए, रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट के लिए ही चर्चा की हमने, ठीक है। चलिए, अब अपन दर्पण लेते हैं बच्चों। ये अवतल दर्पण लिया, सेकंड अपन लेते हैं उत्तल दर्पण। सेकंड उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर यानी कि ऐसा मिरर होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर होगा। इसकी फोकल लेंथ कुछ f होगी, इसकी भी f बराबर r/2 होती है, सबके लिए होती है। चलिए, अब बच्चों इसमें क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि
कि इसमें अपन बात करें कि केस 1, मैंने लिखा केस 1, वस्तु अनंत पर हो तो इमेज कहां बनती है? एफ पर बनती है, इमेज एफ पर बनती है। कैसे बनती है? ध्यान से देखो, ये अनंत से आने वाली किरणें हमने पहले ही देख लिया था कि ये इधर घूम जाती है, इधर घूम जाती है। क्यों घूम जाती है उसका कारण सब मैंने बता दिया। बीच में वो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। तो यहां आती हुई मिलती है, तो ये एफ पर क्या बनती है? ये इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट किरणें कहां से आ रही है? अनंत से, मतलब ऑब्जेक्ट अनंत पर है। तो अनंत से अनंत पर ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज कहां बनी? फोकस पर बनती है। बिंदुवत बनती है, बहुत छोटी बनती है। ठीक है भाई, चलिए एक तो ये केस हमने देख लिया जो अलग ही था, ठीक है, और ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसके अलावा बाकी जो केस होंगे बच्चों, उसमें क्या होगा? ध्यान से सोचो, ध्यान से देखो। एक किरण जाएगी ऐसे, परावर्तन के पश्चात ये कहीं ना कहीं ऐसे घूम जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया इसका अभिलंब से जितने कोण पर आई थी, मान लो ये इसका सी है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, तो जितने कोण आपतन है उतना कोण परावर्तन होगा। ये थीटा पे आपसे थीटा पे परावर्तित हुई, ये अभिलंब एन फॉर नॉर्मल मतलब अभिलंब। दूसरी किरण हमने भेजी और ये इस कोण पे आई, तो उसी कोण पे वापस निकल जाएगी। ये निकल गई, ये अल्फा कोण है तो ये अल्फा होगा। बहुत सिंपल सी बात। तो ये किरण और ये किरण कभी मिलेगी नहीं। हाँ, इनको पीछे बढ़ाएंगे तो बच्चों ये कहीं ना कहीं यहां पे मिलती हुई प्रतीत होती है। तो भैया ये इसकी इमेज बन गई, और ये जबरदस्ती मिलाई गई है, मतलब ये काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब है। और कैसा है? सीधा है। अरे भाई कैसा है? सीधा है, ठीक है। और कैसा है? छोटा है। वस्तु के आकार से क्या होता है? छोटा होता है। मैंने आपको बोला था दर्पण के इधर आभासी होती है, दर्पण के इधर वास्तविक होती है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमें हमेशा ऐसा ही दिखाई देगा। रियल ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल, वास्तविक वस्तु। तो रियल ऑब्जेक्ट RO, रियल ऑब्जेक्ट रियल। तो रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा कैसी देती है? हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज दिखाई देगी हमेशा। इसमें और कोई केस नहीं है, पास दूर, इसमें एक ही केस बनता है बस, कि रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा कैसा देगा? ये वर्चुअल इमेज। ये रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज देता है हमेशा। ठीक है, तो आपने इसमें देख लिया रियल का रियल उल्टा, रियल का रियल कैसा था? उल्टा। लेकिन रियल का वर्चुअल कैसा था? सीधा। रियल का रियल तो उल्टा था, देखो उल्टा बन रही है, लेकिन रियल का वर्चुअल ये कैसा बना? ये सीधा बना। इनमें से कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी मेहनत करते हो, कितनी बार लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो, कितना याद रहता है। अब वो आपके ऊपर है, याद करो चाहे समझो चाहे प्रैक्टिस करो, वो आपके ऊपर है भाई। मैं तो सब कुछ बता रहा हूं, कुछ भी आ सकता है। यहां पर हमने देखा रियल ऑब्जेक्ट का कभी भी रियल इमेज नहीं बनता, रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है, जो कि हमेशा सीधा होता है। एक बात तो समझ में आ रही है कि भैया रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होगा। यहां भी रियल का वर्चुअल सीधा था, यहां भी रियल का वर्चुअल सीधा है। तो ये सब नोटिस करने वाली बात है, बोल सब दिया मैंने। ठीक है, चलिए, तो ये वो केस हैं जो आपको 99% काम आएंगे, 99% काम आएंगे। ठीक है, ये वो केस है। आपको सारे न्यूमेरिकल इन्हीं से होंगे। फिर भी मैं आपको और कुछ भी बताऊंगा जिसपे एक भी क्वेश्चन आपके कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी मैं बस आपको मैं आपको कुछ पॉइंट बताने के लिए वो बात बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा कि ऑब्जेक्ट रियल है दोनों केस में। किसी बच्चे ने कहा कि सर ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी तो हो सकता है, आपने सिखाया था ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन बच्चों में नहीं आते। सोचो वस्तु ही काल्पनिक है तो क्वेश्चन प्रैक्टिकल बनते नहीं,
ये वस्तु है लेकिन काल्पनिक। बोले तेरी शादी हो रही है, बोले किससे, बोले काल्पनिक लड़की से। बोले क्या करें, तो बैंड बाजे बुलाओ शादी के लिए, अब मैरिज गार्डन करो। अजीब सी बात हो जाएगी, काल्पनिक लड़की है तो उसकी वास्तविक तैयारी कैसे करें, तो नहीं करते, इसलिए क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन फिर भी होता तो है यार सब कुछ। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे कि भैया जब ऑब्जेक्ट रियल नहीं वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो केस उल्टा हो जाता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो इस जैसा, चलो मैं आपको बताता हूं। थर्ड में मैंने आपको लिया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आभासी वस्तु, आभासी वस्तु के लिए अवतल दर्पण। चलो अवतल दर्पण ले लिया, तो अवतल दर्पण ये हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण। ये ऐसे लिया था अपन ने, ठीक है बच्चों, या फिर इसको ऐसे ले लो, उस साइड में दिखा देंगे अपन। मुझे बताओ ये दर्पण कैसा है, ये दर्पण कैसा है, क्या ये अवतल दर्पण है? तुम कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो, वैसे ही कर लो, वैसे ही कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये अवतल दर्पण है, जैसा अभी पढ़ाया था वैसा ही है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, चलिए अब ये बताओ दर्पण के सामने हमेशा कैसा होता है। चलो मुझे बताओ, दर्पण के सामने जो भी चीज होगी वो कैसी होगी, रियल। मुझे बताओ है कि नहीं, दर्पण के सामने चाहे वस्तु हो चाहे इमेज हो, दर्पण के सामने हमेशा कैसी होती है, रियल। और दर्पण के पीछे कैसी होती है, आभासी। क्या इसमें कोई शक है आपको, पहले बताओ। क्या बात तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, जो दर्पण के सामने है वो रियल है, दर्पण के पीछे आभासी है। अरे भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो पीछे नाचा तो किसने देखा, तो आभासी है। सामने नाचा तो देखा ना, तो दर्पण के सामने तो रियल है। अरे मोर मेरे सामने नाचेगा तो मैं बात करूंगा ना मोर की, पीछे नाच लिया, जंगल में नाच लिया, किसने देखा, तो सामने नाचा तो रियल है और पीछे नाचा तो वर्चुअल है। क्या बात समझ में आ गई आपको। इंग्लिश वर्ड भी याद रखो, देखो है ना, मतलब अपन आप क्लेम नहीं कर सकते आप में कोई इंग्लिश याद नहीं है ना। मेरा पढ़ाना मतलब ईमानदारी, तो आपको दोनों याद होने चाहिए। चलो ये क्लियर है, बहुत बढ़िया। बच्चा आप सोचो, अब आप सोचो कि आभासी वस्तु, वस्तु कैसी, आभासी। अब आभासी मतलब इधर तो नहीं लूंगा, मतलब मैं ऑब्जेक्ट को इधर लूंगा, ऑब्जेक्ट को मैं इधर लूंगा कि ये O1 है। O1 कहां पर है, इन्फिनिटी पर। फिर मैं O1 को पास में लेके आऊंगा, ये O2 है मान लो, ये O3 है, O3 है, ये O4 है, ये O4 है। ऑब्जेक्ट उधर है तो कैसा है, आभासी है। मैं इसको आपको बताऊं, चलो पहले अपन बात करते हैं ये कैसे संभव है सर। कुछ लोग पूछते हैं ऐसा कैसे संभव है ये, तो मैं आपको थोड़ा फील दिला दूं कि ये कैसे संभव होता है। हालांकि इतनी जरूरत नहीं है, फिर भी चलो कोई बात नहीं। कैसे है संभव, ध्यान से देखो। मैंने कहा ये वस्तु है आभासी, ये आभासी वस्तु है। तो किसी ने कहा सर आभासी वस्तु है, तो सर वस्तु का संबंध होता है आपतित किरणों से। आपने चैप्टर के शुरू में सर बताया था कि वस्तु का संबंध होता है आपतित किरणों से। इसका मतलब सर 100% हम बोल सकते हैं कि एक आपतित किरण ऐसी होगी जिसका निशाना शायद ये वस्तु होगी। एक आपतित किरण ऐसी होगी जिसका निशाना शायद ये होगी, ठीक है। और सर एक आपतित किरण हो सकता है ऐसी हो, ऐसी देखो, ये इसका निशाना भी सर इसकी तरफ है, तो तभी तो सर इसको आभासी वस्तु बोलेंगे। आने वाली किरणें वस्तु से किरण वस्तु से निकलती है। अब ये किरणें कहीं तो मिल नहीं रही है। अगर ये किरणें कहीं मिलती या कोई जगह होती इधर, तो मैं बोलता इधर रियल वस्तु है, रियल ऑब्जेक्ट है।
लेकिन आने वाली किरणें इस बिंदु पर मिलती हुई लग रही है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं ये आभासी वस्तु है। क्या ये बात समझ में आई? पहले ये बताओ। पढ़ लिख रहे होंगे रोज के रोज तो आएगी बात, मुंह उठा के आ रहे होंगे तो भैया ऑप्टिक्स कुछ समझ नहीं आएगी तुम्हें। थंब दे दिया, बढ़िया। तो ये तो तुम मान गए कि हाँ सर ये आभासी वस्तु है, क्योंकि ये किरणें ये तो पता नहीं उधर और ये नीचे, सर पीछे तो मिल नहीं सकती, तो सर उधर मिलेगी, और आने वाली किरणें हैं, इसका मतलब ये वस्तु को दिखाएगी। बहुत बढ़िया। और मुझे बताओ यार, इमेज को कौन दिखाती? चलो आप लोग टाइप करो अब। आज अच्छी बात है, आप बात मान रहे हो, थंब भी दे रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं बोल रहा हूं, आप टाइप करो। इमेज का संबंध किससे होता है? प्रतिबिंब कौन कौन बताएगा? कौन सी किरणें मिले तो प्रतिबिंब बनता है? ये कौन सी थी? ये तो आपतित थी, ये तो आपतित किरणें थी, आपतित। तो इसका संबंध तो वस्तु है। परावर्तित किरणें इमेज बनाती। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो क्या आप मुझे बुद्धि लगा के बता सकते हैं कि जैसे कि मैं थोड़ा आइडिया करूं बच्चों कि इसका सी कहीं ना कहीं यहां पे होगा। अरे अगर ये दर्पण है तो इसका केंद्र इधर ही तो होगा, इस दर्पण का। भाई ठीक है, ओके। एक दो बच्चों ने टाइप कर दिया, काफी है। इसका सी इधर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, मजा आया बाबा। सी इधर होगा यार। तो मेरा तो रूल है आपतन कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। चलिए ठीक है भाई, अच्छी बात है यार, बहुत सुंदर। तो ये किरण परावर्तित होकर इधर आएगी और ये किरण परावर्तित होकर कहीं ना कहीं इधर जाएगी। तो यार परावर्तित किरणें क्या यहां मिल रही है कि बच्चों? देखो एक बार, ये कौन सी किरण है? परावर्तित। ये तो दिख भी रहा है यार, परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें। ये पीएचडी करा रहा हूं मैं तुम्हें ऑप्टिक्स में, इसका प्रूफ भी बता रहा हूं कि कैसे होता है। बताओ मुझे, सही है या नहीं है? सही है, हाँ सही है। तो यार एक बात बताओ, ये सच में मिल गई, मतलब ये तो इमेज है, और ये इमेज ही नहीं है, ये तो रियल इमेज है, क्योंकि वास्तव में मिली। तो ये इमेज है, और ये इमेज कैसी है? ये रियल इमेज है, और ये रियल इमेज छोटी है, ये रियल इमेज छोटी भी है, और ये रियल इमेज सीधी भी है, छोटी भी है और सीधी भी है यार। बिल्कुल सही बात है। एक बात बताना, जब वस्तु अनंत पर हो तो तुम्हें यह तो समझ में आ गया सर इधर बनेगी। अब कहां बनेगी? तो मुझे बताओ, जब वस्तु अनंत पर हो तो इसकी इमेज तो कहां बनेगी? फोकस पर बनेगी। ये फोकस पर, क्या इसको मैं I1 बोल दूं? I1। तो जैसे जैसे वस्तु इधर आएगी वैसे वैसे इमेज इधर जाएगी, या तो ये तो आपको पता है यार। तो वस्तु की I2 ऐसे बनेगी, I2, ये I2 है, ये I2, ये I3 है, ये I3 बनेगी, ये I4 बनेगी। तो इमेज कैसे बनती है? O और F के बीच में बनती है। ठीक अवतल दर्पण है, इमेज वैसे ही बन रही है जैसे कि उत्तल दर्पण में बनती थी। कब? जब ऑब्जेक्ट रियल होता था। सारे ऑब्जेक्ट के लिए, इसमें मैंने पोजीशन नहीं लिखी F to F, इसका मतलब है कहीं भी रख दो, इमेज हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगी। मैं चाहूं तो इस पुराने में लिख दूं एक बात, लिख दूं कि इमेज हमेशा ध्रुव व फोकस के बीच बनेगी। इमेज हमेशा ध्रुव व फोकस के बीच बनेगी। कैसी होगी? छोटी होगी और सीधी होगी। जिस तरह से यहां ऐसा होता था उस तरह से अवतल दर्पण में होगा जब वस्तु आभासी होगी। इमेज कैसी बनेगी? तो इमेज के बारे में मैं लिख दूं, इमेज जो बनेगी वो O and F
के बीच बनेगी। कैसे बनेगी? रियल बनेगी, छोटी बनेगी। क्या बात समझ में आ गई? तो मुझे एक बात चमकी यहां पर, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो इमेज कैसी होती है? रियल इमेज। और ये कैसा बना? सीधा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है। मैं लिख दूं वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है। मैं लिख देता हूं, ये क्या करता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है। कहां से कहां तक? O व F के बीच। और कैसा होता है? सीधा होता है और छोटा होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए अवतल दर्पण के वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कैसा होता है, या कहां होता है, या कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, O F के बीच में होता है, क्या होता है? इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट अनंत पर हो तो भी रियल इमेज बनेगा। हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्ट अनंत पर है तो ये रियल इमेज है, बिल्कुल रियल इमेज है, बिल्कुल यार, बिंदुवत रियल इमेज है। ये क्या है? ये बिंदुवत रियल इमेज है, बिल्कुल सही बात है यार। हर अनंत पर हो ऑब्जेक्ट तो इमेज तो हमेशा फोकस पर ही बनता है, और अनंत से पास आए तो फोकस से ओ की तरफ शिफ्ट होने लगता है। आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन ये वस्तु के कंपेयर में तो छोटा ही है, वस्तु के कंपेयर में तो छोटा ही है। क्या ये बात समझ में आ गई? देखो, कॉन्वेक्स बनाता है ऐसा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कब? जब रियल ऑब्जेक्ट हो। कॉन्वेक्स कब बनाता है? रियल ऑब्जेक्ट में। आप समझ पाए डिफरेंस? कॉन्वेक्स ने रियल ऑब्जेक्ट के साथ जैसी इमेज बनाई थी वैसा कॉनकेव बनाता है। अवतल मतलब कॉनकेव, वैसा कॉनकेव बनाता है जब वस्तु आभासी हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो। देखो, तो ये तो मैंने बता दिया प्रूफ के लिए, बाकी आपको याद होना चाहिए, याद करना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया? बिल्कुल सही बात है। मतलब इसका ये रियल ऑब्जेक्ट हो तो उत्तल का जो बनता है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो तो अवतल का जो बनता है वो सेम बनता है। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? अब पढ़ना पड़ेगा। देखो कैसे बनता है ये भी बता दिया, अब तो याद करना पड़ेगा आपको। हाँ में बनता है, वास्तव में बन रहा है, मतलब रियल है, छोटा बन रहा है, O और F के बीच में तो छोटा ही बनता है। देख लो, मतलब तुम्हारे लिए अब चैलेंज है, मुझसे तो क्या ही पूछोगे, सब बता दिया मैंने। आपतित किरण, ये किरण, वो किरण। ना पढ़ने वालों के लिए तो भाई चैप्टर बेकार है। हालांकि ये बात मैंने सिर्फ इसलिए बताई कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे। याद करना ही सब, ये रटने मत बैठना। अच्छी बात है अगर तुम्हें ऐसा आता है तो मेरी तरह, लेकिन कोई बात नहीं, एग्जाम में अगर ये आए तो फिर मैंने तो पढ़ा दिया। चलिए, फोर्थ है। अब मुझे बताओ, हमने कौन ये उत्तल दर्पण के लिए रियल ऑब्जेक्ट के लिए था, अब मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए उत्तल दर्पण लेता हूं। फोर्थ उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। वस्तु कैसी? आभासी वस्तु, आभासी वस्तु। अच्छा, तुम लोगों की अगर परमिशन है तो मैं हर चीज को इंग्लिश में लिखूं। एक बार मैं हिंदी में लिख देता हूं शुरू में, जब पहली बार लिखता हूं तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिखता हूं, क्या बाद में मैं हमेशा इंग्लिश में लिखूं?
सही क्या? याद करो यार तुम लोग, हमें तो पहले बता दिया हिंदी इंग्लिश का यूज कर क्यों है, क्योंकि हर बार प्रॉब्लम, हर बार एग्जाम में तो भैया गड़बड़ होती है। सालों से देख रहा हूँ हर साल कुछ ना कुछ हिंदी में प्रॉब्लम आई है, इसलिए याद रखो भाई, तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा है। और अगर पढ़ना ही नहीं है तो फिर क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, वो तो अलग बात है फिर। मतलब पढ़ने वाले बच्चे हो तो फिर ठीक है, और नहीं तो क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, वो तो अलग बात है फिर। ठीक है, चलिए। उत्तल दर्पण का आभासी वस्तु, उत्तल दर्पण का आभासी वस्तु। तो उत्तल दर्पण यानी कि ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, ये लो उत्तल दर्पण कर दिया। वस्तु कहां सी है? आभासी। तो दर्पण के सामने तो रियल होती है, तो दर्पण के पीछे आभासी होती है, वर्चुअल होती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो भैया आभासी है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो इधर तो हो नहीं सकता, इधर होगा, इधर होगा। अब मैं इसमें पूरे फोटो वोटो नहीं बना रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ये सिर्फ ये तीसरा और चौथा जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए है। न्यूमेरिकल जो आएगा वो तो पहले और दूसरे पे आएगा। आपने बचपन में जो पढ़ा था या 12th में जो पढ़ा था, आपके टीचर ने आपको, मैंने जो केस 1 और 2 पढ़ाया वही पढ़ाया होगा, ये 3rd और 4th नहीं पढ़ाया, 3rd और 4th नहीं पढ़ाया। वो अलग बात है कि काफी जगह टीचर जो भी, चलो छोड़ो, पर 1 और 2 पढ़ाया, ठीक है, 3 और 4 नहीं पढ़ाया। मैं आपको 3 और 4 पढ़ा रहा हूं सिर्फ थ्योरेटिकल चीज के लिए। न्यूमेरिकल तो 1 और 2 से आएगा, ठीक है। अभी करेंगे हम न्यूमेरिकल भी। तो इसके लिए डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूं। ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। अच्छा, इसमें मैं बना दूं भाई प्रॉपर, ये f, ये 2f, ये इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट O1 इन्फिनिटी पे हो, या फिर ऑब्जेक्ट O2 इन्फिनिटी और 2f के बीच में हो, या ऑब्जेक्ट O3 2f पर हो, ऑब्जेक्ट O4 2f और f के बीच में हो, ऑब्जेक्ट O5 f पर हो, और ऑब्जेक्ट O6 f और o के बीच में हो। चलिए, तो आप खुद बताइए, आप खुद बताइए। चलो फिर खुद मत बताइए, आपको नहीं पता, ठीक है। तो भाई जब ऑब्जेक्ट यहां पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है, तो इमेज बनती है फोकस यहां पर, फोकस पर, तो ये यहां बनती है भैया I1 बनती है। ऑब्जेक्ट पास आएगा, इमेज दूर जाएगा। ऑब्जेक्ट O2 पे बनेगा तो इमेज f और 2f के बीच में बनती है, ये ऐसी I2। ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज भी 2f पर बनती है, बिल्कुल इक्वल बराबर बनती है, I3। ऑब्जेक्ट O4 बन जाएगा f और 2f के बीच में, तो इमेज 2f और इन्फिनिटी के बीच में बनती है, ये I4। और ऑब्जेक्ट जब फोकस पे आ गया तो इमेज इन्फिनिटी पे बनने लगती है, तो ये I5। सर ये तो वैसा ही लग रहा है जैसा कि इस दर्पण में पड़ा था। सर ये तो अवतल दर्पण था, ये तो उत्तल है, बिल्कुल, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहां पे वर्चुअल आभासी ऑब्जेक्ट है। तो ये इसके जैसे ही आंसर इसके आता है, इसके जैसे ही आंसर इसके आते हैं। याद रखना, ये रियल ऑब्जेक्ट की कहानी थी, और ये कैसा था? अवतल दर्पण था। इसके जैसी कहानी है वो, इसके जैसी ही कहानी है, के जैसी कहानी, इसके जैसी कहानी है, ठीक है। बोले तुम कभी को बोलते अरे हमारी कहानी भी यार तुम्हारी जैसी है। तो हम तुम तो अलग हैं, लेकिन हमारी कहानी एक जैसी है, हो जाता है जीवन में। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, O6 की क्या बनेगी? O6 की क्या बनेगी? बड़ी बनेगी, इधर क्या बनेगी? O6 की I6 बनेगी। दर्पण के पीछे ये सब कैसी है? ये सब इमेजेस कैसी है? वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज है। ऑब्जेक्ट कैसा था? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ये कैसी है फिर? दर्पण के सामने रियल ऑब्जेक्ट है, रियल इमेज है, तो ये रियल इमेज बनती है। अगर आपको प्रैक्टिस उसकी की होगी तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, और नहीं की होगी तो क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, वो अलग बात है फिर। चलिए, तो ये ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है,
तो इमेज इधर भाग रहा है, और जब ओ और एफ के बीच में आ गया, ओ और एफ के बीच में आ गया ये स्पेशल, तो उसके लिए आपको पता है उसके साइड में बन जाती है रियल इमेज। तो ये बन गई यहां पर। तो यहां क्या समझ में आया, यहां क्या समझ में आया कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, मैं इसका कंक्लूजन लिखूं। अच्छा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट को शॉर्ट में बोलूंगा वीओ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इमेज को लिखूंगा वीआई, और रियल इमेज को लिखूंगा मैं आरआई। तो बच्चों पर ध्यान से देखो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इस दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कैसी है, उल्टी। लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कैसी है, रियल इमेज कैसी है, सीधी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज उल्टा, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज सीधा। क्या ये कंक्लूजन चमका अपन को? देख लो, प्रैक्टिस में रहेगा तो कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, कॉनकेव का अपोजिट है, बिल्कुल सही बात है। इसमें जैसा होता था उससे वैसा ही होता है, बस यहाँ रियल ऑब्जेक्ट होता था, वहां पर चलिए बहुत ही बढ़िया। अब मैं इसमें फाइनल कंक्लूजन लिख देता हूं, जिससे आपको सब कुछ फाइनल जो याद रखना है। हालांकि इसमें बहुत सारी बातें हैं, एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हो तो इसमें अच्छे से देखना, बहुत कुछ बातें हैं। मैं तो यहां पे बहुत कम चीज लिख रहा हूं। फाइनल जो याद रखें, ये सभी बच्चों के लिए नहीं है। आप अगर पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हो तो सब याद होना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत सारी बातें लिखी है इसमें बहुत। यहां तो मैं भी थोड़ी सी बात लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं कि मैं लिखता हूं यहां पर कॉनकेव। कॉनकेव के लिए बात करता हूं। कॉनकेव मतलब गुफा वाला, ऐसा। बताओ, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बनता था, और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बनता था। याद आ रहा है आपको? अगर आपने पढ़ा है तो, अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा। बताओ, रियल का रियल कैसा बनता था, उल्टा। और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कैसा बनता था, सीधा। बताओ। क्या कॉनकेव ने यही किया था आपको? रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज उल्टा बना था, वस्तु यहां थी और इमेज इधर बन रहा था। तो रियल का रियल उल्टा, और रियल का वर्चुअल सीधा। रियल का वर्चुअल का एग्जांपल आपको पता होगा। ये रियल का वर्चुअल पीला वाला है ना, पीला वाला, पीला कर दिया मैंने, तो वो सीधा बना था। आई होप आपको क्लियर है। चलिए, अब मैं बात करूं वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। किसमें? कॉनकेव में। कॉनकेव में यानी कि ये रहा कॉनकेव, कॉनकेव में। बच्चों, इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बन रहा है? हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बन रहा है? रियल इमेज बन रहा है। देखो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और रियल इमेज है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज क्या सीधा बना? हां, सीधा बना, सीधा बना। तो देखो, आपको एक बात दिख रही होगी, रियल का वर्चुअल हो या वर्चुअल का रियल हो, हमेशा सीधा होता है। सेम सेम उल्टा होता है, सेम सेम उल्टा, सेम सेम उल्टा। मैं इसमें लिख सकता हूं सेम सेम उल्टा, सेम सेम उल्टा का मतलब हुआ रियल का रियल बने तो उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए अब मैं लेता हूं यहां पर
अब मैं लेता हूं यहां पर क्या, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स यानी कि ऐसा दर्पण। तो बताओ ये क्या करता है यार, ये तो रियल ऑब्जेक्ट की इधर इमेज बनाता है, तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कैसी बनती है, सीधी सीधी। तो ये तो रियल ऑब्जेक्ट की तो हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही इमेज ही बनाता है। चलिए, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कैसा बनाता है ये इमेज, ये दर्पण वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कैसे बनाता है, अभी अभी लिखा हमने यार। ये देखो ये वाला वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल भी बनाता है, रियल भी बनाता है। वर्चुअल का वर्चुअल इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज उल्टा बन रहा है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज सीधा बन रहा है। देखो, तो देखो वर्चुअल का वर्चुअल उल्टा, सेम सेम का उल्टा बना, रियल का रियल उल्टा, वर्चुअल का वर्चुअल उल्टा, रियल का वर्चुअल, वर्चुअल का रियल सीधा। देखो रियल का वर्चुअल, वर्चुअल का रियल सीधा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बने, चाहे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बने, रियल का रियल, वर्चुअल का वर्चुअल, ये कैसे बनती है, उल्टा। और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज हो या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज हो, तो ये हमेशा सीधा बनता है। बस ये दो डब्बे याद रखने आपको, स्टार बना दिए मैंने। क्या बात चमक गई? तो इतना परेशान मत हो ना, इतना सारा क्या करा दिया सर ने, ये तो न पढ़ोगे तो लगेगा, लेकिन इन सब का सार आपको दिख गया। सेम सेम का उल्टा, सेम सेम का उल्टा, और अलग अलग का सीधा। क्या बात समझ में आ गई? अरे भाई क्या बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये क्या मैं आपको सीधा लिखा देता तो आप सोचते सर ने क्या लिखा दिया, क्यों लिखा दिया, क्यों लिखा दिया सर, ऐसा कैसे लिखा दिया? इतना सारा आज देखो, आज पूरे 1 घंटा हो गया सब प्रूफ कराने में। क्या किया मैंने, इसमें बहुत सारा ज्ञान था, कुछ नहीं तो कम से कम ये तो याद रखें। सब कुछ याद रहे तो बहुत अच्छा। अब क्या अपने अपने लेवल के अनुसार याद करना, कम से कम ये लास्ट याद होना चाहिए, सेम सेम का उल्टा, अपोजिट का सीधा। प्रूफ कराने में टाइम लग गया, मैंने हर केस ले लिया, कोई केस नहीं बचा। चलिए, आपको लेकिन न्यूमेरिकल फर्स्ट और सेकंड केस से ही आएगा, ठीक है। चलिए अब अपन न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूले, दर्पण में U, V व F में संबंध। UVF क्या है सर? U का मतलब है ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। V का मतलब है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, F का मतलब है फोकल लेंथ, फोकस की लंबाई। मैं आपको फिर से बता दूं,
अगर मेरा एक कोई भी दर्पण है, मुझे मतलब नहीं है कौन सा है, दर्पण के लेफ्ट में नेगेटिव होता है, दर्पण के इधर पॉजिटिव होता है। ये दूरियां नापने का ये रूल है। ये चिन्ह का रूल मैंने आपको बता दिया। साइन कन्वेंशन जो हमारे दर्पण में भी वही है, लेंस में भी वही रहेंगे। ठीक है, चलिए चलिए। नूर ने कहा सर दिमाग में घूम रहा है ये सब। मैं चाहता तो आपको केस 1 और 2 भी पढ़ा देता बाकी मास्टर की तरह। बच्चों मेरे को आप समझने का प्रयास करो। मैं चाहता तो आपको बाकी मास्टर की तरह केस 1 और 2 पढ़ा देता, तुझे नीट के बाद समझ में आता कि केस 3 और 4 भी कुछ होता है। मुझे बहुत आसान था तुम्हें ये करना कि केस 1 तो ये रहा, केस 2 ये रहा, खत्म, चलो न्यूमेरिकल करो, जैसा कि 99% मास्टर करते हैं पूरे इंडिया में। मेरे लिए बहुत आसान था, तुम्हारे दिमाग पे जोर भी नहीं पड़ता, मेरी तारीफ भी करते तुम, क्या मास्टर है, बढ़िया पढ़ा दिया, मजा आ गया, और तुमसे क्वेश्चन भी हो जाते। जब क्वेश्चन यहां से आता ना तो समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन कहां से आया था, और जब तुम दोबारा पढ़ने खोलते या किसी से पूछते तो तुम्हें पता चलता कि ये टॉपिक भी कुछ होता है। लेकिन तब तक समय निकल जाता, तब तक वो मास्टर का दूसरा बैच स्टार्ट हो जाता, वो किसी और को पागल बनाता। मतलब तुम्हें देखना कि तुम्हें सत्यता में जाना है कि बस माहौल बना के बस झूठ मूठ का तुम्हें उठा के और बस मैं कर दूं, अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे हमारे सर जिंदाबाद, क्या ये करना है? दिल से पूछो यार, दिल से पूछो, उस झूठी तारीफ में जाना है या सच्चाई को देखना है? और धीरे धीरे एक एक पॉइंट बताया मैंने, ऐसे जबरदस्ती भी नहीं बताया, धीरे धीरे एक एक पॉइंट बताया। और बताने से पहले तुमसे पूछता हूं, बताओ सही है कि नहीं, अरे है कि नहीं, अरे है कि नहीं। देखो राम मिलन ने कहा सर अब तक 2 ही पढ़ा था, बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूं ना 99% तो पढ़ाते ही नहीं, इसलिए मैं बोलने वाला था 99 को आता ही नहीं, ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है ना? अरे बात, थैंक यू भाई। मतलब समझो आप बच्चों, मतलब ये होता है दुनिया में, उनको पता ही नहीं है 2 केस भी और भी होते हैं। और एग्जाम में, अच्छा एग्जाम में जब आता है ना तो बच्चे क्या सोचते हैं, अरे मुझसे गलत हो गया होगा। बच्चे को जिंदगी में समझ में नहीं आता कि तीसरा और चौथा केस भी था जिंदगी में। समझ रहे हो? बच्चे को पता ही नहीं चलता जीवन में कि ऐसा भी होता है। अच्छा ऐसा भी होता है कि सर मुझे तो पता ही नहीं। वो बच्चा मास्टर बन जाता है समय के साथ, फिर वो भी वो 2 केस ही पढ़ाता है। कभी कभी तो वो बच्चे वो मास्टर भी चला गया, उसका पढ़ा हुआ बच्चा भी मास्टर बन गया। ये परंपरा पीढ़ी पे दर पीढ़ी 2 ही केस पढ़ा रहे हैं। ऐसा भी ये देखा हमने, तो ऐसा भी देखा है। समझ रहे हो? ऐसा होता है भैया, तुम देखो और अब नाम तो नहीं लूंगा किसी का मैं, किसी और के लेक्चर देखो, किसी और की वीडियो देखो, सही मास्टर होगा तो पूरा इतना सारा बताएगा। अच्छा इसको भी बताएगा ना तो बस फटाफट ये फोटो बता देगा, बस रट लो, इस पॉइंट पे आ जाएगा फटाफट से दौड़ के, ये ऐसा ऐसा होता, रट लो। उतना एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देगा। आप यूट्यूब पे किसी भी टीचर को कहीं से कुछ भी देख लो यार, मतलब इससे ज्यादा क्या बोल सकता है कोई टीचर, कुछ भी देख लो, ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। आपको इतना एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देगा, ज्यादा से ज्यादा आपको कोई बताएगा तो ये बता देगा फटाफट से, ऐसा ऐसा होता है, खत्म। इतना एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देगा, समझ रहे हो? नहीं देता कोई भी। चलिए ठीक है ठीक है, अब आगे बढ़े अपन, फॉर्मूले देखो फटाफट से। चलो तो बच्चों इनमें संबंध क्या होता है? इनमें संबंध होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये संबंध होता है दर्पण में uv और f में। एक शब्द होता है बच्चों आवर्धन, आवर्धन। अच्छा मैं इसमें uv f बता दूं, जैसे कि मान लो मैंने ये ऐसा दर्पण रखा और इसमें मैंने ऑब्जेक्ट को रखा यहां पर, ऑब्जेक्ट, और इसकी इमेज बनी यहां पर, ये इमेज बनी। चलिए तो बच्चों इसमें ऑब्जेक्ट की वस्तु, ये दूरी को बोलते हैं u और इमेज की दूरी को बोलते हैं v, और फोकस तो फोकस है ही सी। वस्तु की दूरी को u बोल दिया। बच्चों मैं आपको एक सुंदर बात बताऊं, आप सोचो कि नीट का पेपर उतना टफ नहीं आता, सब एक ही चीज पढ़ाते हैं,
फिर भी वो सिलेक्शन सबका क्यों नहीं होता? कभी आपने सोचा? आप में से जो बच्चे पहले एक बार 12th का एग्जाम दे चुके हैं, नीट का एग्जाम दे चुके हैं, वो ये सोचें कि यार पूरी इंडिया में हर साल एक ही चीज को पढ़ाए जा रहे हैं, फिर भी सिलेक्शन सबके क्यों नहीं होते? तब आपको अंतर समझ में आ गया कि पढ़ाते तो सब है, इतने टीचर पढ़ा रहे हैं, फिर सिलेक्शन सबके क्यों नहीं होते? क्या आज अंतर समझ में आ गया क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि उस टॉपिक में से टफ चीज को हटा देते हैं। क्योंकि वो टफ चीज पढ़ाएंगे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगी, फिर वो बुराई करेगा, फिर उसको व्यू नहीं मिलेंगे। तो व्यूज लाने के लिए सिर्फ ऐसा पढ़ाओ जो बस हाँ सर हाँ सर हाँ सर आए जाए आए जाए आए जाए आए जाए। 5 घंटे का लेक्चर कर दिया भाई ने, बच्चा भी खुश हो गया 5 घंटे, जबकि उस बात को नहीं समझ रहा कि ऐसा करने से तू खुश हो जाएगा, नीट वाला नहीं होगा। नीट वाला तो जो पढ़ना था सारा वही पढ़ेगा, वो टफ पूछेगा। नीट में भी टफ क्वेश्चन आते हैं और उसी से रैंक डिसाइड होती है, उसी सिलेक्शन होता है। अब अगर मुझे व्यू चाहिए होते, मेरा चैनल होता, तो मैं ऐसा कभी नहीं बोलता। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरा चैनल नहीं है भैया, मेरे को पढ़ाना है। ये मेरा चैनल होता, मुझे अपने व्यूज बढ़ाने होते, मैं कभी नहीं बोलता ऐसा। फ्यूचर में कभी बनाऊंगा अगर, तो मैं कभी नहीं बोलूंगा ऐसा, कभी नहीं बोलूंगा। अरे व्यू कैसे आएंगे फिर? तब आप कमेंट लिखोगे, अरे सर आप तो पहले क्या बोलते थे, आज क्या कर रहे हो? तभी मैं बता रहा हूं ना क्या बोलता था मैं। ऐसा करना होगा तब मैं नहीं बोलूंगा, है ना, क्योंकि मुझे व्यू बढ़ाने हैं, तब मैं सिंपल करूंगा। ठीक है, चलो, तो ऐसा होता है यार, है ना। तो ये क्या है कि बुरी बात है। चलो ध्यान दो। आवर्धन। अच्छा, अब मुझे बताओ यहां पर बच्चों, ये ऑब्जेक्ट जो था उसकी हाइट को मैं HO बोल दूं और इमेज की हाइट को HI बोल दूं। HO क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट। और HI क्या है? HI ये इमेज की हाइट, इमेज की हाइट। आवर्धन M बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब आप सोचो, आवर्धन M आवर्धन होता है, इससे आपको ये मिलेगा कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट की कितनी गुना है, इसे बोलते हैं आवर्धन। जो मेरी इमेज बनी, हाँ बिल्कुल, प्लेन मिरर का आवर्धन 1 हो गया, वेरी गुड, सही बात है। इमेज की हाइट कितनी बनी? ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी थी, इमेज की हाइट कितनी है, तो आप आवर्धन से गुणा कर दो। देखो M बराबर क्या बन गया, सॉरी HI बराबर क्या बना, M इंटू HO। तो इमेज की हाइट कितनी है उसको इस फॉर्मूले से निकाल दो, इसलिए आवर्धन को बताया गया कि आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है -V/U। आवर्धन -V/U होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन का फॉर्मूला, इसको ऐसे डिफाइन किया गया। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि अपने आप आ गया, ये डेरिवेशन 12th में पढ़ते थे ऐसे डेरिवेशन। ठीक है, चलिए तो डेरिवेशन में आता था, तो ऐसा मत सोचो कि कैसा है ना, जहां पे है ना, तो वो अपन ने कर लिया कि -V/U होता है। फाइनली फॉर्मूला याद रखना है। उसके डेरिवेशन से क्या कुछ सीखने को नहीं मिलता, इसलिए क्या ऐसी चीजों को मैं थोड़ा कि भाई ठीक है इसको फॉर्मूला लिख दो, लेकिन जहां सीखने को मिलता है वहां मैं पूरा बताता हूं आपको। चलिए ठीक है, अब आवर्धन के बच्चों अपन और बात करें पुनः। मैंने लिखा पुनः, क्या लिखा भैया पुनः में, क्या लिख दिया मैंने लिखा कि यार 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u अगर होता है तो 1/v बराबर ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। सॉरी क्या लिख दिया मैंने, प्लस है ना, प्लस। तो ये 1/vf माइनस 1/u हो जाएगा। देखो ध्यान से, मैं कुछ फॉर्मूले बनाना चाह रहा हूं, -1/u हो जाएगा। बच्चों इसमें u इंटू एफ को आप कॉमन ले लो, मतलब एलसीएम ले लो, यह बन जाएगा u माइनस एफ। तो ऐसा करने से आपके पास v का फॉर्मूला आ गया, v बराबर uf/u माइनस एफ। पहले बताओ चमकी की बात, गणित है तो भैया,
ये तो गणित है, आपको बात समझनी चाहिए। लेंस में बात करेंगे अपन। यहां पॉजिटिव होता है, लेंस में नेगेटिव, लेंस में ये पॉजिटिव होता है, लेंस यहां नेगेटिव होता है, लेंस में पॉजिटिव होता है भाई, ठीक है। चलिए यही फॉर्मूला लेंस में। अच्छा देखो ध्यान से, जब लेंस पढ़ेंगे तो यहां पर प्लस की जगह माइनस लगा देंगे और यहां माइनस की जगह प्लस लगा देंगे, यही फॉर्मूला लेंस का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब बताओ यहां से अगर इसको नीचे ले आऊं मैं, अगर इसको मैं नीचे लेके आऊं तो बताओ v अपॉन यू का क्या फॉर्मूला दिख रहा है आपको, f अपॉन u माइनस f। अतः आवर्धन का एक फॉर्मूला, आवर्धन का एक फॉर्मूला m बराबर क्या बनेगा, माइनस v अपॉन यू बराबर माइनस f अपॉन u माइनस f। फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, नहीं तो आपको हर बार इतना सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने बहुत काम आएगा इस तरह का फॉर्मूला बच्चों, इस तरह का फॉर्मूला अपने काम आएगा। मैं चाहता तो ऐसे भी बना, क्या पहले बताओ यहां तक आया क्या आपको, यहां तक आया तो मैं एक और रूल बना दो, एक और बना दो इसमें मैं चाहूं तो 1 अपॉन यू को लिख सकता हूं, क्या 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन वी बराबर बन जाएगा v माइनस एफ अपॉन एफ वी। तो u बराबर बन जाएगा vf अपॉन, u बराबर बन जाएगा vf अपॉन v माइनस एफ। अतः m बराबर माइनस v अपॉन यू में अगर मैं u का मान पुट कर दूं, अगर मैं यहां पर u का मान पुट कर दूं तो ये बन जाएगा माइनस v अपॉन u की जगह क्या लिखा, vf अपॉन v माइनस एफ। तो m बराबर बन जाएगा माइनस v माइनस एफ अपॉन एफ। तो क्या सर सभी याद करना है क्या, याद नहीं करना, याद केवल ये करना है, बस ये तो सिखा रहा हूं कि जरूरत पड़े तो ऐसे भी आना चाहिए अपन को। और एक बार मैंने v का मान निकाल दिया, एक बार मैंने u का मान निकाल दिया, फॉर्मूला एक ही था आवर्धन का, माइनस v अपॉन यू, इसी में पुट किया है, ठीक है, इसी में पुट किया है। तो कभी ये फॉर्मूला, ये ज्यादा फॉर्मूला यूज होता है इसलिए मैं इसको याद करने के लिए बोल रहा हूं, माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ। बाकी ऐसे भी बन सकता है, तो एक ही बात है, ये u की टर्म में फॉर्मूला है, वो f की टर्म में, v की टर्म में फॉर्मूला है। मैंने माइनस को अंदर नहीं भेजा क्योंकि मेरा भेजा घूम जाएगा उससे, तो मुझे याद नहीं रहेगा कि कब क्या आएगा, इसलिए मैं माइनस को बाहर ही रख रहा हूं। क्या फॉर्मूले समझ में आ गए? तो हम कुछ क्वेश्चन कर लें, 2-4। क्वेश्चन कर लें 2-4। आप लिख लो, मैं आपको कहता हूं बच्चों आप इस फॉर्मूले को लिख लो ताकि अभी क्वेश्चन करेंगे तो काम आएगा। ये फॉर्मूला लिख लो, सबसे पहले आप ये फॉर्मूला लिख लो स्टार वाला, ये वाला, फिर आप लिख लो ये वाला फॉर्मूला जिसपे स्टार है वो लिखो, बस एक फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला लिख लो फटाफट से अपनी कॉपी में, दोनों बस, और कुछ मत लिखना, ये मत लिखो, दोनों लिख लो जल्दी से। ताकि क्वेश्चन करते वक्त दिक्कत ना हो। और तीसरा लिख दो ये वाला, माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ, एम बराबर, क्योंकि जरूरत पड़ती है। 3 फॉर्मूले लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं अपन। चलिए अब न्यूमेरिकल, चलिए अब मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूं उनको अपन करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले ही है बच्चों, आज मैं क्वेश्चन ही ले आया था सबसे पहले, ये कर लिया। उल्टे क्वेश्चन कर रहे हैं हम,
ठीक है ना, उल्टे क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए, अवतल दर्पण से एक बिंदु दूरी पर रखा है, इसका वास्तविक प्रतिबिंब इतने बनता है। यदि दर्पण बिंब को दर्पण की ओर इतना खिसकाया जाए तो प्रतिबिंब लगभग कितना खिसकेगा। चलो, सबसे पहले मैंने आपको बताया है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए चित्र बनाना अनिवार्य है, फोटो बनाना अनिवार्य है। चलिए ध्यान दें। अवतल दर्पण यानी कि ऐसा दर्पण, एक वस्तु, एक बिंदु, बिंब मतलब होता है बच्चों वस्तु, बिंब मतलब वस्तु 10 सेंटीमीटर पर है और इसका वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो भाई ये ले लिया, ये वस्तु ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये दूरी, वस्तु की दूरी को u बोलते हैं। u बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। इसका इमेज 20 सेंटीमीटर पर बनता है, मतलब यहां पर इमेज बनता है, यहां पर इमेज बनता है IMG, ये बनता है v बराबर 20 सेंटीमीटर पर बनता है। बहुत बढ़िया। यदि बिंब को यानी कि वस्तु को दर्पण की ओर 0.1 सेंटीमीटर खिसकाया जाए, ये केस 1 है, केस 1। अब यदि के बाद है केस 2, ये केस 2 की तरह बात कर रहा है, तो मैं केस 2 को यहां पे लिखूंगा, केस 2 कि भाई साहब वस्तु को कितना खिसकाया, 0.1 खिसकाया, वस्तु इतना खिसका, प्रतिबिंब दर्पण की ओर, तो भैया इधर किसकेगा, तो 10 में से 0.1 गया तो क्या 9.9 बन गया। यस, मतलब इस केस में ये बन गया u बराबर 9.9। कैसे आया, 10 माइनस 0.1 बराबर 9.9 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कितना खिसकेगा, मतलब मैं अगर इसके लिए v निकाल लूं तो नया v निकालो, v डैश, इसको u डैश कर दो, तो भैया ये v डैश अगर निकाल लूं तो पुराने वाले से तुलना कर लूंगा, पहले 20 था, अब कितना आएगा। क्या बात समझ में आ गई आपको, क्वेश्चन समझ में आ गया। मैंने क्वेश्चन का फोटो बनाया है, ऐसा आपको करना पड़ेगा। पहले थंब दे दो, क्वेश्चन आ गया क्या। चलिए बहुत बढ़िया, अब करते हैं, अब मेरे साथ करो, अभी कुछ मत करो। मुझे पता है कि मुझे f नहीं पता, तो मैं f निकाल सकता हूं। तो मैंने फॉर्मूला लगाया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए, f, इसका फोकस इधर है, आपको पता है, और आपको पता है भैया इधर की दूरी नेगेटिव होती है, तो 1/, अच्छा ध्यान दो बच्चों, जो हमें निकालना है अननोन, उसका चिन्ह नहीं लगाते। जो, इसको लिख लो स्टार बना के, जो चीज अननोन है, अज्ञात चीज का चिन्ह नहीं लगाते, वो अपने आप आता है। तो 1/f लिखूंगा मैं, अज्ञात है, बराबर 1/v। हाँ, v पता है, इधर नेगेटिव होता है तो v को लिखूंगा -20 प्लस 1/u। u भी इधर है, यहां से नापेंगे, इधर है तो -10, तो 1/-10। क्या यहां तक बात क्लियर, क्या लिख लिया आपने। आपकी जिम्मेदारी है अगर मैं कह रहा हूं तो, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है, अगर मैं कह रहा हूं तो लिखो। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपके नोट्स में होनी चाहिए। मैं आशा कर रहा हूं कि आपके पास रफ कॉपी नहीं है, कोई अच्छी कॉपी है, और रफ भी है तो आप इस लाइन को लिख लोगे। चलिए सॉल्व करते हैं, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, 2/2 से गुणा किया, -20/3 आंसर आ गया। तो f का मान आ गया, f बराबर ये 3/2, -20/3, -20/3 सेंटीमीटर, ये f आ गया। अब दर्पण तो वही है, इसका f -20/3 है, तो भैया इसका f भी तो -3/3 इसका, तो इसका f भी
इसका एफ भी सेम है -20/3। ठीक है, सेम है, बढ़िया। अब मैं यही फॉर्मूला इस कंडीशन के लिए लगा दूंगा, सेम 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, f कितना है -20/3, तो -20/3। बच्चों आपको एलसीएम एलसीएम को क्या बोलते हैं, लघु उत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य, एलसीएम एचसीएफ सब आना चाहिए आपको, गुणा करना आना चाहिए। अब मुझे पता है कि मुझे v नहीं पता, तो भैया v को v डैश लिख दो, इसका चिन्ह नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे निकालना है, प्लस 1/u। u कितना है, u है इधर 9.9 नेगेटिव, तो -9.9। क्या आप v डैश निकाल लोगे? v डैश नेगेटिव में आएगा। कोई बच्चा निकाल के अगर बैठा है सही तो बता दो मुझे यार। मैं इतना तो कॉमन सेंस से बोल सकता हूं कि ये आंसर 20 से ज्यादा आएगा। वस्तु को इधर खिसकाऊंगा तो इमेज तो पीछे खिसकेगा, तो आंसर 20 से ज्यादा आना चाहिए, आंसर 20 से ज्यादा आना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि v डैश का आंसर आएगा नेगेटिव में, नेगेटिव में, तो -20.4 आना चाहिए। अगर आप जो कह रहे हो वो आंसर सही है तो सेंटीमीटर चेक कर लेना, इतना सा तो आप पे विश्वास कर सकता हूं मैं। तो पहले 20 पे था, अब 20.4 पे है, इसका अर्थ है 0.4। 0.4 किसकी? ठीक है, अब इधर किसकी, तो दर्पण से दूर, इधर किसकी, दर्पण के पास। वो देख लेना आप क्या है, क्या आप कर पाओगे इतना? मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो मैं कर देता। ये 20 था, अगर वो 20.4 आया, इसका मतलब ये इधर खिसक गया, मतलब दर्पण से दूर खिसक गया। ठीक है, चलिए आपकी बात मान के फर्स्ट ऑप्शन टिक कर दिया मैंने। 20.4 मतलब यहां से 20.4 मतलब 20 से आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। वैसे एक ही क्वेश्चन बहुत अच्छा था जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। 2 बार मैंने बता दिया। इसमें f निकालना था तो f का चिन्ह नहीं लगाया, इसमें v निकालना था तो v का चिन्ह नहीं लगाया। मजा आ गया यार। चलिए, सबको आ गया है तो मैं आगे बढ़ जाऊं। चलिए ध्यान दो। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी थ्योरेटिकल, अभी रुक जाओ। अच्छा, मैं आपको एक दो बातें बताना भूल गया, ध्यान दो, ध्यान दो कि बच्चों इसको ध्यान दो कि अपन ने ये जो पढ़ा, ये वाला केस, बताओ इसमें क्या हो रहा है? इसमें वस्तु की छोटी इमेज बन रही है, तो हमारी गाड़ी जो वस्तु पीछे है उसकी इमेज सामने बन रही है और छोटी बन रही है। बाइक चलाते वक्त या कार चलाते वक्त अगर मैं पीछे के बड़े ट्रक को देखना चाहता हूं तो मैं यही तो चाहूंगा ना कि मेरा दर्पण उसकी छोटी इमेज बना दे। इतना बड़ा ट्रक मैं कैसे देखूंगा अगर उसकी इतनी बड़ी इमेज बनेगी तो मेरा ये दर्पण वस्तु की छोटी इमेज बनाता है और सामने बनाता है, मुझे सामने दिखता है कि हाँ पीछे ट्रक आ रहा है। तो इसका प्रयोग किया जाता है गाड़ी के जो शीशे होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। गाड़ी के शीशे में यूज होता है कौन सा? ये उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण यूज होता है साइड मिरर, बिल्कुल साइड मिरर, गाड़ी के शीशे साइड मिरर, बिल्कुल सही बात है। तुम्हें आता है तो अच्छी बात है। साइड मिरर क्यों आता है समझ में आ गया? मैंने लिख दिया लॉजिक, क्योंकि मैं पीछे के ट्रक की छोटी इमेज ही तो चाहूंगा। मैं थोड़ी चाहूंगा कि भैया ट्रक उल्टा दिखाई दे। भाई मैं ऐसा थोड़ी चाहूंगा मैं चाहूंगा ट्रक सीधा दिखे और छोटा दिखे।
देखो सीधा और छोटा दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये जो है O और F के बीच में जब वस्तु होती है तो इमेज बड़ी बनती है। इसका प्रयोग मेकअप किट में, शेविंग किट में किया जाता है। मेकअप या शेविंग किट या फिर डेंटिस्ट वो यूज करते हैं भाई साहब। मेकअप किट या शेविंग किट में आप दूर दाढ़ी दूर, अब तुम बनाते हो नहीं बनाते हो क्या बोलूं तुम्हें, तुम्हारे पापा बनाते होंगे। मिरर को दूर तो नहीं रखते तुम, पास में रखते हो। जब पास में रखते हो तो तुम्हें बड़ी चीज दिखाई देती है। मेकअप लगाते हो तो बिल्कुल आईलाइनर लगाना है तो उसको पास में लाओगे तो बड़ी चीज दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी, तो उसमें तुम्हारा काम हो जाता है। ये जो डेंटिस्ट होता है वो छोटे से दांत को बड़ा करके देखता है, तो वो वस्तु को दांत को मिरर को पास लाएगा, वो ऐसे लाएगा कि फोकस और ध्रुव के बीच में आ जाए, तो उसकी बड़ी इमेज दिखाई देगी उसको सामने। तो सामने बड़ी इमेज दिखाई देती है, दांत का इलाज कर देता है वो। क्या बात चमक गई तुम्हें? तो मेकअप शेविंग किट में ये इस क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे छोटे। आई होप बात चमक गई है। तो मैं एक दो क्वेश्चन और करा दूं, ठीक है भाई? चलिए ठीक है, मैं न्यूमेरिकल पे ध्यान देता हूं अभी। ये थियोरिकल को अभी छोड़ो, समय के साथ आएगा। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतनी है, वस्तु को दर्पण से 14 सेंटीमीटर प्रतिबिंब। चलो खुद से करो, खुद से करो। उत्तल दर्पण यानी कि ऐसा दर्पण, इसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है, तो F बराबर R/2 होता है, बराबर 22/2 बराबर 11 सेंटीमीटर इसका फोकस है। वस्तु को दर्पण से 14 सेंटीमीटर पर रखा है, तो भैया वस्तु की दूरी 14 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब V कहां बनेगा? अरे भैया क्या क्वेश्चन है? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। चलो बच्चों ध्यान दो, एक क्वेश्चन अवतल का था, एक क्वेश्चन उत्तल का आ गया, मजे आ गए। F इधर का, इसका F इधर होगा और इस साइड में तो पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव, तो 1/F कितना है? प्लस का 11 बराबर, मुझे V चाहिए तो V को कुछ छेड़ूंगा नहीं, 1/V प्लस 1/U का मान क्या लिखूं? इधर है नेगेटिव, -14 बस। अब सॉल्व कर लो, 1/V बराबर 1/11 प्लस 1/14, तो ये हुआ 14 इंटू 11, 11 का भाग गया 14 बार प्लस 14 का भाग गया 11 बार, तो V बराबर आ जाएगा बच्चों, V बराबर आ जाएगा 14 इंटू 11 बटे 10, 20, 24, 25। देखो कितना आ रहा है? 14 और 1, 14 और 1 15 बटे 25, 6 25 150, 6.2 सेंटीमीटर। V का मान पॉजिटिव आया, आना ही चाहिए था, क्योंकि मुझे पता है इमेज इधर बनती है, तो भैया यहां पर इमेज बनेगी, तो V का मान पॉजिटिव आना चाहिए था। दर्पण के सामने या दर्पण के पीछे, अरे दर्पण के सामने तो नहीं बना, दर्पण के पीछे बना, इधर बना भैया, इधर दर्पण के पीछे बना। दर्पण के सामने थोड़ी बनता है, पीछे बनता है। देखो V का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब उधर बना, तो वो दर्पण के पीछे होगा। ये दोनों दर्पण के क्वेश्चन आ गए। क्या आप लोग कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। मैं जल्दी क्वेश्चन दिखा देता हूं, आपकी इच्छा हो। इस स्लाइड कब आएगी मुझे नहीं पता, वैसे आ जाती है। नहीं भी आए, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, लास्ट के 5 मिनट का लेक्चर फिर से देखना, उसमें से क्वेश्चन आए तो पॉज करना। ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, बाकी मैं कराऊंगा, डोंट वरी। ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं कराऊंगा, पूरे क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन
अच्छा भैया गतिवति के क्वेश्चन मत करना, ये मत करना, मत करना, ट्राई कर लेना इसको। मैंने ऊंचाई वाले क्वेश्चन नहीं किए आपको, ट्राई कर लेना। ट्राई कर लेना, हो जाए तो ये तो हो जाएगा, ट्राई कर लेना। मैंने ऊंचाई वाले क्वेश्चन नहीं कराए, लेकिन आप अगर बुद्धिमान हैं m बराबर माइनस वी अपॉन यू तो आप कर सकते हो। ट्राई तो करो, क्या फर्क पड़ता है। टफ क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई करें। ये सब देख देख के चलिए, ठीक है बच्चों, तो अपन क्लास को यही विराम देते हैं और आप मेहनत करें, क्वेश्चन करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।